लेके जाता था एग्जाम में। क्या होता है ना, लोग फैक्ट्स वगैरह ये सब रटने के चक्कर में अपना कॉमन सेंस छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर जो कॉमन सेंस है मैं उसका इस्तेमाल करता था। मैं अटेम्प्ट हमेशा मेरा 95 से अबव रहा है, क्योंकि ये चीज़ मेरी इवॉल्व हुई। जब मैंने मॉक टेस्ट दिए 50-60 तो मुझे पता लगा कि यार मैं ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, हेल्थ, एजुकेशन, ये चीज़ें हर बार पूछी जाती हैं। तो इन चीज़ों के आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। आंसर राइटिंग शुरू में मैंने एक मिस्टेक की थी कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में था तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम की भी कमी थी, तो मैंने जो प्रीलिम्स निकला तो प्रीलिम्स के बाद ही मैंने आंसर राइटिंग शुरू की। करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगा कि एक तो न्यूज़पेपर मैंडेटरी है ही, वो तो डेली बेसिस पर करना है। उसके साथ जो मंथली मैगजीन आती है वो आप किसी भी एक कोचिंग की उठा लीजिए, वो सफिशिएंट रहती है। और 2-4 पॉइंट लिख लिए, ऐसे हैं। तो सिमिलरली और इसमें जैसे कुछ टर्म्स थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन इज़ द की फॉर बिहेवियरल चेंज। तो ये टर्म मैंने एक्चुअली उसमें एग्जाम में भी लिखी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। से अभी हमारे साथ हैं कल्पेश शर्मा सर, जिनका यूपीएससी में 73 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। सर का जो ऑप्शनल है वो एंथ्रोपोलॉजी है और सर का ये तीसरा अटैम्प्ट था। सर ने फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया था, सेकंड अटैम्प्ट में वो इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए थे, फाइनली थर्ड अटैम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा सर ने यूपी पीसीएस क्लियर कर रखा है और आरएएस यानी कि राजस्थान पीसीएस भी क्लियर कर रखा है। तो हम सर से जानेंगे कि साथ में कैसे उन्होंने तैयारी करी, ये संघर्ष की जर्नी को करते हुए आज वो सफलता के मुकाम तक पहुंचे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम पूरा नाम कल्पेश कुमार शर्मा है और मैंने एजुकेशन बैकग्राउंड में बीटेक की है एनआईटी जयपुर से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो ये है। ओके, सो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो सर, तो आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में आगे जाना चाहिए था, आपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए थी। बट आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि आप यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आए? एक्चुअली मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में अपने स्कूल टाइम से ही सोच रहा था, तो लेकिन मैंने इंजीनियरिंग इसलिए की कि क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। राइट सर। तो इस वजह से फिर मैंने इंजीनियरिंग की, फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी की इंजीनियरिंग सेक्टर में। तो वहाँ 2 साल काम किया, जिससे कि मैं अपना थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को कोचिंग करनी थी, तो मैंने साइंस स्ट्रीम से किया था तो मुझे कोचिंग करना थोड़ा सा वाजिब लगा था। तो मैंने 2 साल जॉब की, जिससे कि मैं कोचिंग के लिए कुछ थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर सकूं। और फिर उसके बाद मैंने 2015 से 17 जॉब की और 17 से फिर मैंने ये तैयारी शुरू कर दी। तो जो सिविल सर्विसेज का मोटिवेशन था वो मेरे में बहुत पहले से था, मतलब स्कूल टाइम से था। मेरे दोनों पेरेंट्स थे वो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में थे, तो वो कई बार बातें करते थे कि कलेक्टर साहब का ऑर्डर आया है, ये आया है, कलेक्टर साहब की तरफ से 2 छुट्टियां हैं, आज उनकी छुट्टी है। तो मुझे लगता था कि कलेक्टर साहब कोई बड़े अधिकारी हैं तो अपन भी उसका ट्राई करना चाहिए। और थोड़ा बहुत उनका सोशल इसमें क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह में बहुत कवर होता था। तो ये सब चीज़ें मेरे को इन्फ्लुएंस की और वहीं से फिर वो इंस्पिरेशन मेरे लिए बना था। राइट सर। सो जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आए तो आपने बोला कि आपको कोचिंग वगैरह और कहीं गाइडेंस सीनियर वगैरह से ली? बिल्कुल, मैंने कोचिंग के अलावा भी कई सीनियर से गाइडेंस ली, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे ऑप्शनल के लिए अलग सीनियर से ली, और जो जीएस या एसए के थे तो उनके लिए अलग सीनियर्स थे। जैसे जो सेलेक्टेड थे या काफ़ी सारे उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दे रखे थे ऑलरेडी, तो उन सब चीज़ों को वो अच्छे से जानते थे। तो बिल्कुल उन्होंने मेरी हेल्प की और मैंने भी उनसे गाइडेंस ली। ओके, सो सर आप अपने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताइए कि प्रीलिम्स के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, कौन सी बुक्स को रेफ़र किया? प्रीलिम्स के लिए मेरी सिंपल सी स्ट्रेटजी थी कि जो बेसिक सिलेबस है उसको मैं कवर करता रहूं। जैसे कि इकोनॉमी के लिए है तो अपना रमेश सिंह की बुक है, एनसीईआरटीज़ हैं। सिमिलरली ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी है, जीसी लियोंग है। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, वो गीता बाइबिल कुरान सब कुछ है। तो और ऐसे ही फिर हिस्ट्री के लिए जो स्पेक्ट्रम है। तो ये सारी जो बेसिक बुक्स थी उनका मैंने बहुत सारा रिविज़न किया। और करंट अफेयर जो था वो मैंने एक कोचिंग का मैंने रेफ़र किया और उसी को ही बार बार रिवाइज किया। ऐसे नहीं कि मैं 10 कोचिंग का मटेरियल कलेक्ट कर लूँ और उसको पढ़ता रहूँ अलग अलग। मैंने एक ही का रेफ़र किया और उसी को बार बार रिवाइज करता रहा, और यही मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी। और प्रीलिम्स का जो पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी थी वो थोड़ा सा मेरी अलग थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम पेपर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, 50 के लगभग मैंने किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट से। और फॉर्चुनेटली मेरे तीनों प्रीलिम्स तीनों अटेम्प्ट में
क्लियर हुए हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी मतलब लगभग वो सिमिलर सी रही कि मैं बेसिक चीज़ों पे ध्यान देता था और एक करंट अफेयर किया, ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर नहीं मारता था मैं। और जो भी मतलब अपना जो कॉमन सेंस था मैं उसको लेके जाता था एग्जाम में। क्या होता है ना, लोग फैक्ट्स वगैरह ये सब रटने के चक्कर में अपना कॉमन सेंस छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर जो कॉमन सेंस है मैं उसका इस्तेमाल करता था और उससे मैं मतलब क्लियर करने में सफल रहा ये सारे तीनों एग्जाम। ओके, सो कॉमन सेंस कहने का मतलब तुक्का वगैरह है क्या सर? हाँ, मतलब तुक्का तो नहीं कहेंगे उसको, थोड़ा बहुत कि कॉमन सेंस के बेस पर कुछ गैस करना। राइट। जैसे कि कोई बुक का नाम आया, सपोज करो। राइट। कोई तो उसका जैसे सपोज को 4 ऑप्शन दे रखे हैं उस बुक में, और वो बुक का नाम मैंने आज तक नहीं सुना कभी। तो उस बुक का नाम जैसे उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ये लोकमान्य तिलक ने लिखी थी, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, और एक कोई अलग सा ही नाम है जो मैंने कभी नहीं सुना, और एक कोई नाम और कोई है जो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली सुनता हूँ। तो ये 4 ऑप्शन है। तो यदि मैंने वो इन 3 लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है सफिशिएंटली और वो उस बुक के बारे में नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब वो बुक किसी और ही आदमी ने लिखी है, मतलब जनरली ये कंक्लूजन जाएगा। तो मैं इस बेसिस पर मैं वो करता था। तो ये कॉमन सेंस है जो कि एलिमिनेशन में काम में आता है। तो तुक्का इसको तो मतलब एजुकेटेड गैस कहेंगे इसको। और तुक्का कई बार इस्तेमाल भी करना पड़ता है जब मुझे लगता था कि यार क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए हैं, जैसे कि मेरा टारगेट रहता था कि 95 से ऊपर करूं मैं 100 में से, तो 90 से कम रहे हैं, तो फिर मैं तुक्का भी 1-2 मारे हैं या 4-5 भी मारे होंगे कभी। तो दोनों चीज़ चलती है। ओके, सो आपने बताया कि आप के तीनों प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं। तो सर अप्रॉक्स कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आते थे और कितने आपको लगता था कि इतने मेरे श्योर हैं जो मैंने सही किए हैं एग्जैक्टली, और कितने अटेम्प्ट करते? मैं अटेम्प्ट हमेशा मेरा 95 से अबव रहा है, क्योंकि ये चीज़ मेरी इवॉल्व हुई। जब मैंने मॉक टेस्ट दिए 50-60, तो मुझे पता लगा कि यार मैं ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो वो चीज़ आप भी करके देखिए। आप ऐसा मत देखिए कि मैंने 95 किया तो आप भी 95 करेंगे, क्या पता आपको 80 में अच्छे मार्क्स मिले। राइट। तो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए। तो ये है। और जो मैं लगभग 95 करता था, तो उसमें से मेरे 40 से 45 क्वेश्चन मेरे को लगता था कि वो एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। और उसके अलावा फिर ये जो एलिमिनेशन से या 50-50 करके फिर मैं उससे करता था, तो वो लगभग 30-35 क्वेश्चन होते थे। फिर उसके बाद जो कुछ थे कि 8-10 क्वेश्चन जो कि मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था, मतलब जैसे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं तो मेरे को एक ही आ रहा है, तब भी मैं वो अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मुझे पता था कि उसके बेसिस पर मैं करूँगा तो शायद जैसे 10 करूँगा तो 10 में से 5 सही हो जाएंगे, 5 गलत हो जाएंगे, तो वो नेट पॉजिटिव होगा। राइट। तो ऐसे करके मैं करता था उसको। ओके, सो मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, क्योंकि आपने 2 बार मेंस लिखा है और 2 बार क्लियर भी किया है मेंस को। हाँ, मैंने मतलब 3 बार मेंस लिखा है, 3 में से 2 बार मेरा क्लियर हुआ है। तो मेंस की स्ट्रेटजी ये है कि सेम वही, मतलब कि जैसे प्रीलिम्स में सिलेबस का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, मतलब है लेकिन वो ब्रॉड सिलेबस है। जैसे मॉडर्न इंडिया करना है तो उसमें क्या क्या करना है वो इतना वो डिफाइंड नहीं है, जबकि मेंस का जो है वो डिफाइंड है। अच्छे से उन्होंने डिटेल सिलेबस दे रखा है। जैसे कोचिंग का भी एक कोचिंग है GS स्कोर, उन्होंने वो डिटेल में दे रखा है कि सिलेबस को हर कंपोनेंट का उसको भी ब्रेकअप कर रखा है। तो उसको अपने को रेंज समझ में आ जाती है कि इस सिलेबस के अंडर क्या क्या चीज़ें कवर हो रही है। तो वो GS स्कोर का देखा था मैंने मार्केट से, तो वो चीज़ हेल्प की। और तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं कि हर चीज़ का ब्रेकअप ले लीजिए और उसको फिर प्रिपेयर कीजिए, मतलब किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स से कीजिए या आपको कोई कोचिंग का मटेरियल अच्छा लगता है उससे कीजिए। और जो चीज़ें आपको मतलब बार बार पूछी जाती हैं, जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, हेल्थ, एजुकेशन, ये चीज़ें हर बार पूछी जाती हैं। तो इन चीज़ों के आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे कि वो आप जब मेंस के टाइम जाएं तब आप जल्दी से उसको रिवाइज कर लें। और सेम ही चीज़ को आप 10 बार पढ़ेंगे तो वो आपको मतलब नींद में भी कोई उठा के पूछेगा तो आपको याद रहेंगे। राइट सर। तो वो चीज़ इतना आपके जहन में घुस जानी चाहिए, और वो चीज़ आपको एग्ज़ाम में जब आएगी तब आप एग्ज़ाम में भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ लिखेंगे और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। राइट सर। ओके, सो आंसर राइटिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारे फाइनल सिलेक्शन में। तो आंसर राइटिंग आपने कैसे की सर?
आंसर राइटिंग शुरू में मैंने एक मिस्टेक की थी कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में था तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम की भी कमी थी, तो मैंने जो प्रीलिम्स निकला तो प्रीलिम्स के बाद ही मैंने आंसर राइटिंग शुरू की, तो वो मेरी गलती मैं मानता हूँ। तो इस वजह से मैं ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। तो मैं जो आंसर राइटिंग शुरू करनी चाहिए, तो जो नए एस्पायरेंट हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट जो आंसर राइटिंग करें तो आप किसी सेक्शन को सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं आज ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के आंसर्स अटेम्प्ट करूँगा, तो आप उसको सेक्शन को पहले रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, फिर अपना जो उसी सेक्शन पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के वो मिल जाएंगी आपको मार्केट में, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन डिवाइड करके मिल जाती है बुक, तो आप वो लीजिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और उनको अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए और अपनी लैंग्वेज में कीजिए। फिर उसको अटेम्प्ट करने के बाद यदि आपके पास मॉडल आंसर किसी बुक में अवेलेबल है तो उससे मिला लीजिए, नहीं तो अपना कोई सीनियर है, मेंटर है, उनको दिखा लीजिए कि सर ये मैंने खुद से आंसर लिखा है और आप इसमें बताइए कि क्या मेरी कमियां हैं, क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो वो जो गाइडेंस देंगे उस पर आप काम कीजिए, जो मॉडल आंसर में कुछ दे रखा है उस पर आप काम कीजिए। तो ये तो शुरुआत है। फिर आप धीरे धीरे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफ़ी सारे हैं वो डेली अपलोड करते हैं क्वेश्चन, और तो उन पर आप लिखना शुरू कीजिए। तो इसी वे में आपका करंट अफेयर भी कवर होना शुरू हो जाएगा। जैसे स्टैटिक तो हो ही रहा है जो सेक्शन वाइज जो हो रहा है, फिर इसी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे करंट भी होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा आप 4-5 महीने या जितना भी टाइम हो 2-3 महीने की एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं मेंस की। वो भी आप शुरू में सेक्शनल लगाइए, जैसे कि मॉडर्न इंडिया का टेस्ट ले लिया 20 क्वेश्चन का, वो पूरा लगाइए। फिर आप धीरे धीरे फुल लेंथ टेस्ट लगाइए जो GS 1, 2, 3, 4 होते हैं। तो इस तरह से आप आंसर राइटिंग में अच्छा कर सकते हैं। ओके, सो मेंस में जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो फिर जो नोट्स बनाते हो वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं? मेंस में शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कि बैक टू बैक हमें 5 पेपर लिखने होते हैं, फिर 5 दिन का गैप आता है, फिर ऑप्शनल लिखना होता है। तो जो शुरू के 5 पेपर होते हैं वो 3 दिन में लिखने होते हैं लगातार। तो ऐसे के जैसे पहले दिन ऐसे होता है सुबह, फिर आफ्टरनून में गैप होता है। तो उस टाइम पे जब आप रिवीजन करना होता है आपको अगले 4 पेपर्स का, तो वो बहुत ही वो आप बुक्स लेके बैठेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा, वो बुक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो शॉर्ट नोट्स होंगे, यदि एक बुकलेट है आपके पास सबकी, तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है और वो आप रिवाइज करके आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि चलो मेरा लगभग सारा रिवाइज हो गया, अब कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो मैं लिख लूँगा। तो एंड मोमेंट पर ये शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और दूसरी बात ये कि आप जब उन शॉर्ट नोट्स को जब टेस्ट सीरीज यहाँ दे रहे हैं तब भी आप उसको रिवाइज करते हैं, तो 10 बार उसको रिवाइज करते हैं ना, तो वो आपको चीज़ें बहुत ही ईजीली याद रह जाती हैं। वो कि इस जगह पर इस हेडलाइन के अंदर 4 पॉइंट थे वहाँ पर मेरे नोट्स में और 4 ही मेरे को एज इट इज लिखने हैं। नहीं तो अपन बुक पढ़ने जाएंगे तो उसमें तो वो पैराग्राफ फॉर्म में वगैरह रहता है, तो वो डिफिकल्टी रहती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो शॉर्ट नोट्स बनाने से अच्छी रहती हैं। ओके, सो बात करें फाइनल स्टेज इंटरव्यू की, तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया और आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू में? इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो होती है वो अपने जो डेफ फॉर्म होता है जिसको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, डेफ 1 और डेफ 2 होते हैं अभी, तो उस पर कम्प्लीटली बेस्ड होती है। तो डेफ में आपके जो वर्ड्स आ रहे हैं, आपका नाम आ रहा है, आपका पेरेंट्स का नाम आ रहा है, आपका जो प्लेस है, आपका स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपने जहाँ से एजुकेशन की, इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। कि जैसे मैं कहूँ तो मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से की स्कूलिंग, तो जवाहर नवोदय विद्यालय स्कीम क्या है, इसके अंदर कितने स्कूल हैं, क्या इसका सिस्टम है, क्या गवर्निंग काउंसिल है, इसका मतलब कमिश्नर कौन होता है वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके बारे में अपने को डिटेल में देखनी पड़ती है। सिमिलरली यदि जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान की डेमोग्राफी क्या है, कितना एरिया है, एरिया में कौन से नंबर पर है, राजस्थान की प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब एक जैसे वर्ड उठाया उसके 3-4 या 8-10 वो स्टार डायग्राम बना लो, उसमें से डायमेंशन निकाल लो कि इसमें क्या क्या देखना है अपने को। तो ऐसे करके प्रिपेयर करते हैं। ये तो अपना स्टैटिक पार्ट हो गया कि अपना जो पर्सनल डेप्थ के रिलेटेड है। सेकंड जो होता है फिर करंट अफेयर्स वाला पार्ट होता है कि जैसे अपन जो मेंस में तैयारी करते हैं करंट अफेयर्स की, वो थोड़ा सा मतलब दोनों व्यूज़ देखते हैं, उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल भी होता है कई टाइम वो बहुत सारे बार। तो जबकि इंटरव्यू में हमें इतना क्रिटिकल नहीं होना होता है किसी भी चीज़ का, जैसे गवर्नमेंट की ज़्यादा हम क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्कीम आती है तो उसके पॉजिटिव होते ही होते हैं, तभी गवर्नमेंट ला रही है। इसी हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो उसमें गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है। तो अपन जब इंटरव्यू में उसी चीज़ को आंसर
करेंगे, जैसे कि सपोज करो हम CAA की बात करते हैं, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो यदि हम मेंस में लिखेंगे तो उसका क्रिटिसिज्म हम अच्छे से कर सकते हैं, जबकि हम इंटरव्यू में बोलेंगे तो क्रिटिसिज्म एक सजेशन के वे में होगा कि सर CAA जो हमने लाया है वो बहुत ही अच्छा कानून है, वो लोगों को इंक्लूसिविटी दे रहा है, और हो सकता है इसमें थोड़ा सा ये था कि सर सब लोगों को इसमें इंक्लूड करके हम इसमें वोटिंग करते तो शायद और अच्छा होता, जिससे कि जो हमारा माइनॉरिटीज में थोड़ा बहुत फियर है वो भी कम हो जाता। तो ये चीज़ हम इंटरव्यू में बोलते हैं, तो इस चीज़ पर थोड़ा काम करना पड़ता है। और बाकी जो हैपनिंग्स हो रही हैं, करंट हैपनिंग्स, वो अपने को ध्यान में रहती हैं। न्यूज़पेपर 2 पढ़ सकते हैं उस टाइम, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और यदि टाइम हो तो इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी भी इम्पोर्टेंट रहती है उसमें। तो ऐसे करके अपन करंट अफेयर तैयार करते हैं, तो ये टोटल मतलब प्रिपरेशन होती है इंटरव्यू की। ओके, सो रिवीजन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रिवीजन करते करते आप कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हो सर, इसके बारे में? रिवीजन करते टाइम एक तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मेरे को क्या चीज़ ऑलरेडी याद है और क्या चीज़ नहीं है, मैं उसके बारे में कॉन्शियस रहता हूँ। तो जो चीज़ याद नहीं है मैं उसको अच्छे से उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। कोई फैक्ट याद नहीं है, कोई एग्जांपल याद नहीं है, उसको अलग से हाईलाइट भी कर लेता हूँ कि जिससे अगली बार जब मैं देखूँगा तो डायरेक्ट उसी पर मेरा फोकस जाए, बाकी चीज़ तो मेरी ऑलमोस्ट मेरे को याद है। तो ये चीज़ मैं देखता हूँ। और जैसे जैसे रिवीजन बढ़ते जाते हैं, जैसे उसी सेम चीज़ के, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो मुझे याद नहीं है वो कम होती जाती हैं, तो रिवीजन आसान होता जाता है। तो इस तरह से मैं रिवीजन करता हूँ। ओके, सो रिवीजन के बारे में आपने बताया अभी सर, जो करंट अफेयर्स है उसको कैसे कवर करना चाहिए, और करंट अफेयर्स के लिए कितना टाइम देना चाहिए एक एवरेज स्टूडेंट्स को? करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगा कि एक तो न्यूज़पेपर मैंडेटरी है ही, वो तो डेली बेसिस पर करना है। उसके साथ जो मंथली मैगजीन आती है वो आप किसी भी एक कोचिंग की उठा लीजिए, वो सफिशिएंट रहती है। और उसके लिए आप ऐसा कर लीजिए, जैसे मंथ एंड में एक मैगजीन आती है, तो आप 2 घंटे डेली के उसको डिवोट कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो 2-2 घंटे करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 5-6 या 7-8 दिनों में आप उसको मैगजीन को ख़त्म कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका जो डाइवर्सिटी भी आ जाती है। जैसे डेली आप एक दिन में सपोज करो पूरा दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद करंट अफेयर देखेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है और मोटिवेशन भी बना रहता है। तो ऐसे करके आप 2-2 घंटे कर रहे हैं करंट अफेयर्स, तो उतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। ओके, सो मीडियम और ऑप्शनल क्या है सर आपका? मीडियम मेरा इंग्लिश मीडियम था और ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। ओके, सो प्रिपरेशन के दौरान आप कौन सा टाइम टेबल फॉलो करते थे, क्या स्लॉट में क्या पढ़ते थे सर? मैं प्रिपरेशन के टाइम मैं मतलब डे टाइम ही पढ़ता था, मैं नाइट टाइम नहीं पढ़ता था। तो सुबह 8 बजे या 7 बजे, 7:30, 8 बजे जग जाता था, फिर अपना सुबह के टाइम कोई स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ता था, क्योंकि उस टाइम फ्रेश माइंड रहता है, तो वो चीज़ें अच्छे से माइंड में फीड हो जाती हैं। लेकिन जब लंच के बाद जब थोड़ा सा ऐसे नींद टाइप आने लगती थी, तो उस टाइम मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, क्योंकि न्यूज़पेपर मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था। उसमें कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ आती हैं, कुछ नए पिक्चर आते हैं, फ़ोटो आते हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज़ आती है, तो वो उसके साथ साथ तो नींद जो थोड़ा सा आलस आता था वो भाग जाता था और वो चीज़ें भी पढ़ी जाती थी। फिर शाम को मैं वापस, जैसे पहले फर्स्ट ईयर में मैंने क्लास भी करी थी, तो क्लास होती थी मेरी 5 से 7:30 शाम को। फिर 7:30 से आकर के डिनर विनर करके फिर शाम को मैं रात में थोड़ा 11 बजे तक वो जो क्लास में पढ़ाया गया है उसी को मैं स्टैंडर्ड बुक से पढ़ता था। तो ऐसे करके मेरा वो रिवीजन भी हो जाता था और अगले दिन मैं सुबह फिर नया फ्रेश सब्जेक्ट भी पढ़ लेता था और करंट अफेयर होता रहता था साथ साथ। तो ये था मेरा शेड्यूल। ओके, सो सर आपने ऐसी कौन सी गलतियां की जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए, जबकि आपका प्रीलिम्स अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ और देन सेकंड में भी यही प्रॉब्लम रही? तो सर इसके बारे में बताइए कि क्या गलतियां की जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि एक तो कि जल्दबाजी करना, कि मैं सिलेबस को मतलब जल्दी ख़त्म करना चाहता था, कि सिलेबस को जल्दी से ख़त्म करके और मैं मतलब वो हो जाऊँ सेटिस्फाई कि चलो मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया, अब मैं एग्ज़ाम लिख लूँगा। लेकिन इस चीज़ में मैंने गड़बड़ क्या की कि मैं
मतलब बेसिक्स जो थे मेरे वो इतने क्लियर नहीं हो पाए। मैंने सुपरफिशियली पढ़ता गया, ऊपर ऊपर से मुझे नॉलेज था, लेकिन अंदर की डेप्थ की नॉलेज नहीं थी। तो वो मुझे मेंस में हर्ट किया, उसने मुझे मेंस में कम मार्क्स मिले मुझे। सेकेंडली मैंने आंसर राइटिंग नहीं की प्रीलिम्स से पहले, जबकि आपको ऐसा होना चाहिए कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं, मतलब जब मार्च या अप्रैल के समथिंग, तब उससे पहले आपको मेंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इन द सेंस कि आपको आंसर राइटिंग होनी चाहिए कि आप प्रीलिम्स के बाद आपसे कभी भी मेंस लिखवा लें तो आप लिख लें। जबकि मैंने गलती ये की कि प्रीलिम्स के बाद मैंने मेंस की आंसर राइटिंग शुरू की मैंने। तो वो मेरी गलती थी, या मतलब उस टाइम सर्कमस्टांसेस भी ऐसे थे कि मुझे टाइम कम था, तो इस वजह से मुझे बाद में ही करना पड़ा। तो एक तो ये गलती रहती है, और एक और गलती रहती है कि जो ऑप्शनल जो होता है उस टाइम पर हम जैसे किसी के नोट्स पढ़ लिए, जैसे टॉपर्स के नोट्स होते हैं मार्केट में, वो उठा के पढ़ लिए, तो वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, तो उसकी वजह से मेरे मार्क्स आए, लेकिन उतने अच्छे नहीं आए कि मेरी रैंक आ सके। राइट सर। तो वो भी हर्ट करता है। तो आप अपने खुद से अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, तभी जाके आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप ये बात आप मान लो, क्योंकि आप नोट्स पढ़ के आप 240 220 ले आएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा लाना मुश्किल होगा। तो आपको खुद के अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे और खुद के अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये कुछ गलतियां हैं जो मैंने की इस प्रिपरेशन में। ओके, सो आपने जो स्टेट पीसीएस निकाले हैं उनके बारे में बताइए, कौन सा रैंक रहा, कौन से पोस्ट पे? जी, स्टेट पीसीएस मैंने एक तो उत्तर प्रदेश पीसीएस जो एग्ज़ाम होता है 2020 का, वो निकला था मेरा। तो उसमें रैंक तो नहीं देते वो लोग, लेकिन पोस्ट दी थी उन्होंने डायरेक्टली, वो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की दी थी। और एक राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम होता है, वो निकाला था, तो उसमें मेरी 186 रैंक थी ऑल राजस्थान में। ओके, ठीक है सर। सो क्या स्टेट पीसीएस से अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यूपीएससी के साथ प्रिपरेशन करना ठीक है आपके अकॉर्डिंग? जी देखो, इनिशियली तो मैं कहूँगा कि नहीं करनी चाहिए। इनिशियली आपको यूपीएससी पर ही फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट आप 2 अटैम्प्ट अच्छे से यूपीएससी के दें, और उसमें पूरा डेडिकेशन दें, इधर उधर कहीं भी नहीं भटकें, ना एसएससी, ना कोई उधर पीसीएस, ना और कुछ। तो और उसके बाद जब आपको यदि उसमें हो जाता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है 2 अटैम्प्ट्स में। यदि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता है तो आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो भी एक्सप्लोर वो कीजिए जहाँ पर या तो आपका वो खुद का स्टेट हो, या फिर आपका जो सिलेबस है उस स्टेट का वो काफ़ी हद तक यूपीएससी से ओवरलैप करता हो। राइट सर। है ना, जिससे कि आपको अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़ना पड़े। जैसे और जैसे झारखंड का है या छत्तीसगढ़ का, उसमें वो उन स्टेट का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, जबकि यूपी का देखेंगे तो आप इतना वेटेज नहीं है। सिमिलरली हरियाणा का भी इतना वेटेज नहीं है। तो ऐसे आप स्टेट्स की पीसीएस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। राइट सर। अभी ये जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, टॉपिक GS2 का टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, ये ठीक है। तब इसमें स्वच्छ भारत मिशन का मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। उसमें कुछ मैंने अचीवमेंट्स लिखे हैं, 2014 to 18 इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये कुछ 8.6 करोड़ टॉयलेट्स बिल्ट हैं। तो ये कुछ डेटा हैं जो अपन कोट कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने SDGs भी लिख दिए हैं, 6.1 और 6.2 से ये रिलेटेड है। और ये 4 P's ऑफ इट्स सक्सेस हैं, जैसे पॉलिटिकल पोस्ट, ये मैंने योजना से बनाए थे, मुझे याद है। तो उसमें ये 4 P's दे रखे थे, तो वो मैंने बना लिए, और ये शायद मैंने लिखे भी थे एक्चुअली में। तो इसमें वे फॉरवर्ड में और क्या कर सकते हैं वो मैंने कुछ 2-4 पॉइंट लिख लिए, ऐसे हैं। तो सिमिलरली और इसमें जैसे कुछ टर्म्स थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन इज़ द की फॉर बिहेवियरल चेंज। तो ये टर्म मैंने एक्चुअली उसमें एग्जाम में भी लिखी थी। तो ये इनको मैंने रेड पेन से लिखा है। और ये केस स्टडी है, जैसे इंदौर रोको एंड टोको कैंपेन, डिब्बा गैंग, तो ये स्वच्छ भारत मिशन में आती हैं। तो ये मैंने लिख दिया। 2-4 पॉइंट मैंने क्रिटिसिज्म के भी लिख दिए, इसमें गलत कुछ ड्रॉबैक्स क्या हैं, फिर चैलेंजेज। तो ये सारी चीज़ मैंने ये स्वच्छ भारत मिशन का टोटल नोट्स हो गया है। इसमें इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी लिखा है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया ने क्या इसको अडॉप्ट किया है, तो ये चीज़ है। फिर जो अगला कुछ लिखा है, नेक्स्ट स्टेप इज टू फोकस ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब स्वच्छ भारत के बाद और क्या कर सकते हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट की बात की है यहाँ। 2-4 पॉइंट ये लिखे हैं। और कुछ नोट्स की बात करें तो
जैसे इसमें मैंने कुछ डेटा भी बनाए हैं, जैसे ये मैंने डायग्राम्स भी बनाए हैं जो कि मैं एग्जाम में बनाऊंगा या बनाता। जैसे पोस्ट लिबरलाइजेशन चेंजेस क्या क्या हुए हैं, स्टेप्स टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, ऐसे करके। और ये है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का, कि फीटस पर क्या क्राइम होते हैं, इन्फेंट पर क्या होते हैं, चाइल्ड पर क्या, एडोलसेंट पर क्या, रिप्रोडक्टिव एज में जो होती है वुमन उस पर क्या होते हैं, एल्डरली पर क्या होते हैं। तो ये एक तरह से एक ग्राफ टाइप बन गया। तो ये मैं बनाऊंगा तो शायद ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और ये कुछ डायग्राम्स के हैं। सिमिलरली मैंने कुछ ये इसके भी बनाए हैं कि जो अपने कमीशन वगैरह होते हैं, जैसे हेट स्पीच पर कमीशन है, लॉ कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ रिकमेंडेशन है, टी.के. विश्वनाथन कमेटी ने कुछ कुछ बोला है, तो वो भी मैंने लिख लिया है। तो ये लास्ट टाइम मैं एग्जाम में जाता हूँ तब मैं रिवाइज कर लेता हूँ, जिससे वो वहाँ पर इजीली मैं रिफ्लेक्ट कर सकूँ। ये कुछ केस स्टडीज़ हैं, जैसे नीति आयोग की बेस्ट प्रैक्टिसेस दे रखी हैं इन्होंने। जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए संपर्क उड़ीसा का कोई प्रोग्राम था, उसमें टाइमली एंड एफिशिएंट रिट्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स होता था। तो सिमिलरली एजुकेशन में पोटा केबिन था छत्तीसगढ़ में। इन्वायरमेंट में ये धारा विकास सिक्किम में था, ये वाटर सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। सो लास्ट में आपका कोई मैसेज जो नए स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की जर्नी में आना चाह रहे हैं? जी, मेरा मैसेज ये है कि यदि आपकी इच्छा है कि यूपीएससी जर्नी में यूपीएससी देना है आपको, तो आप अभी से तुरंत लग जाइए। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि यदि आप 100% अपना देंगे तो आप 100% आप IAS IPS या आपकी जो डिजायर्ड सर्विस है आप अचीव कर लेंगे। और मैं कहूँगा कि आप गाइडेंस लेते रहिए, आप मतलब शर्माइए मत, या आप हेजिटेंट मत होइए कि मैं किसी से पूछूंगा नहीं, और एरोगेंट मत होइए, मतलब इंटेलेक्चुअली एरोगेंट मत होइए कि मेरे को सब कुछ आता है। आप हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें करने से आप, मैं श्योर होंगे आप भी इस लिस्ट में अपना स्थान बनाएंगे और अपनी डिजायर्ड सर्विस अचीव करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, आपने देखा सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ डिटेल में शेयर किया। सो आई होप आप इनकी जर्नी से इंस्पायर हो गए, साथ में कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।